सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास अपना बीए 5th सेमेस्टर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 2 होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और बहुत चांस है उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आने के। आज हम अपने रिमेनिंग जो यूनिट्स हैं 3rd और 4th उसको करेंगे। दोनों से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड ही बनेंगे जितने क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं उसको लेके आया हूँ, देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम 3rd यूनिट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना जो कई बार पेपर में आ चुका है और इस बार भी आने के बहुत चांस है, विकास प्रशासन, उसकी उत्पत्ति और इसका विकास, यानी प्रशासनिक व्यवस्था जो विकास के लिए काम में आती है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किस रूप में हुई और उसका विकास किस स्तर पे हुआ और कैसे कैसे समाज में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो आगे बढ़ा। तो पहले हम इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी 1939 से 45 तक विकास प्रशासन सामने आया। विकास प्रशासन सामने कैसे आया भाई? विकास प्रशासन के बारे में चर्चा हुई और लोगों ने विकास प्रशासन पर ध्यान दिया। प्रशासन पर ध्यान इसलिए दिया क्योंकि इसके बाद पूरी दुनिया लगभग फ्री हो गई। पहले तो सब वॉर में लगे हुए थे, उसके बाद सब फ्री हो गए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट करना है, अपने देश को आगे लेके जाना है, तो विकास प्रशासन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लग गए। अब ये पॉइंट्स इसके विकास के क्रम में, उत्पत्ति के क्रम में ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे नव स्वतंत्र राष्ट्र। आप देखोगे कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इस वक्त पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद का अंत चल रहा था। साम्राज्यवाद कह लो या पूंजीवाद कह लो, इनका अंत चल रहा था। जितने भी गुलाम देश थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे भाई? स्वतंत्र हो रहे थे। अब जब कोई गुलाम राष्ट्र स्वतंत्र होगा, जब वो उपनिवेश से आज़ाद होगा, तो उसे आगे चल के अपने प्रशासन का विकास करना पड़ेगा और प्रशासन के विकास के लिए उसे विकास प्रशासन की पॉलिसीज पे आगे काम करना होगा और वो और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। इसके बाद साम्यवादी क्रांति देखेंगे हम। साम्यवादी क्रांति रूस में हुई 1917 में। ठीक है, ये क्रांति साम्यवादी विचारधारा को लेके थी, यानी कि एक समाजवादी विचारधारा जो समाज के पक्ष में काम करती है, यानी कि पूरे प्रशासन को समाज के पक्ष में, समाज के विकास के पक्ष में लेके जाएगी। और ये एक प्रकार की चुनौती भी थी। चुनौती किसको? पूंजीवादी बाजार को, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में लगभग पूंजीवादी बाजार, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, तो पूंजीवादी बाजार पूरे देश में, पूरी दुनिया में वर्चस्वपूर्ण था, लेकिन उसको चुनौती के रूप में आया साम्यवादी क्रांति। इसके बाद देखेंगे विकास के बारे में। तो विकास के व्यापक आयाम होते हैं जो सामाजिक रूप से भी होते हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से भी होते हैं और राजनीतिक रूप से भी होते हैं, और तीनों की अपनी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था होती है। तीनों स्तर पर प्रशासन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यानी कि प्रशासन की बात करें तो उसके सार्वजनिक उद्देश्य होते हैं सभी क्षेत्रों में। तो विकास प्रशासन के सार्वजनिक उद्देश्य होते हैं विकास करने के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये उत्पत्ति के बारे में समझ लिया हमने। अब हम समझेंगे इसका विकास कैसे हुआ। तो इसके विकास की ना 3 अवधारणाएं, 3 स्तर है, अलग अलग स्तरों पे, अलग अलग स्तर पे विकास हुआ है इसका। तो पहला हम देखेंगे विकास का प्रतिमान का उदय, यानी कि विकास की जो विचारधारा है, विकास का जो पॉइंट है दुनिया में, वो आया कैसे, धीरे धीरे उद्गमित कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो 1939 से अपना 1945 तक हुआ। इसके बाद विकास एक आकर्षण का बिंदु बन गया, आकर्षण का बिंदु बन गया। अब ये बिंदु क्यों बना, इसका कारण यह है क्योंकि हमने पीछे ही समझा, अभी कई सारे उपनिवेश राष्ट्र थे, ठीक है, पिछड़े राष्ट्र थे, और इसके अलावा जितने विकसित राष्ट्र भी थे उन्होंने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा नुकसान झेला। जब वो नुकसान झेलेंगे तो उन्हें आगे चल के किस स्तर पे काम करने का मन होगा? विकास के लिए काम करना चाहेंगे वो, क्योंकि कोई भी देश जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारा नुकसान झेल चुका था, जान माल का हानि झेल चुका था, उसके लिए आकर्षण का बिंदु था विकास। तो किसी भी प्रकार से ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था तैयार हो जिससे विकास आगे बढ़े। फिर इसके बाद मार्शल योजना। मार्शल योजना अपने आप में एक विकास के लिए योजना बनाई गई थी। आप देखोगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरे यूरोप के देश जितने भी थे, यूरोप के देश थे, इनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से खराब हो गई थी। ठीक है, आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से खराब हो गई। अब इन सबको आर्थिक विकास तो करना ही है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनका ध्यान कहाँ जाएगा? विकास की ओर जाएगा। हालांकि मार्शल योजना अमेरिका से संबंधित भी है, क्योंकि इसमें यूरोप के विकास के लिए अमेरिका ने आर्थिक सहयोग दिया था, आर्थिक सहयोग दिया था। लेकिन वो आर्थिक सहयोग भी किसके लिए था? विकास के लिए। यूरोप को लगा यूरोप के विकास के लिए। हालांकि वो एक शीत युद्ध से संबंधित बिंदु है, जिसमें आप आगे चल के देखोगे कि अमेरिका ने जो आर्थिक सहयोग दिया उसके बदले में वो चाहता था कि शीत युद्ध में पूरा यूरोप अमेरिका के पक्ष में हो जाए। लेकिन यहाँ भी दोनों की विचारधाराएं किस तरफ जा रही हैं? विकास की तरफ। इसके बाद परंपरागत समाज। तो धीरे धीरे देखा गया जो परंपरागत समाज था उसमें कृषि श्रमिक थे, उन्होंने भी विकास की ओर देखा। उनका भी लक्ष्य क्या था? विकास। क्यों? वो उत्पादन को बढ़ाना चाहते थे। वो अब स्वतंत्र हो गए,
पहले आप देखोगे जब कोई भी राष्ट्र उपनिवेश था ना, तो सबसे ज़्यादा जो हालत खराब होती थी वो कृषकों की होती थी, श्रमिक वर्ग की होती थी। लेकिन जब आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुआ, नई विश्व व्यवस्था उत्पन्न हुई, तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों के परंपरागत समाज में सुधार होने की व्यवस्था बनी। और जब श्रमिक सुधरेंगे, कृषि की स्थिति सुधरेगी, तो किसी भी देश के विकास का आधार सुधरेगा। तो ये भी एक बिंदु था। फिर टेकअप पॉलिसी, टेकअप पॉलिसी थी अपने आत्मनिर्भर से संबंधित, जैसा कि आज मोदी जी भी कर रहे हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, यानी खुद ही बनाओ और बाहर से ज़्यादा, कम से कम मंगाओ और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करो, उसी के ब्याह पे अपना डेवलपमेंट टेक ऑफ करो। तो उस समय भी लोग इसी प्रावधान पे थे। देखो आप, 1948 में चीन आज़ाद हुआ था, ठीक है भाई। 1948 में जब चीन आज़ाद हुआ तो उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? एकांतवास की पॉलिसी, यानी कि वो खुद ही उत्पादन करता था, उसका यूज़ खुद ही करता था और बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगाता था, क्योंकि उनका मानना था जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे विकास की गति को और तेजी होगी। अगला पॉइंट होगा परिपक्व की ओर संक्रमण, यानी कि सभी अर्थव्यवस्था, सारा प्रशासन, परिपक्व मतलब मैच्योर, ठीक है, वो मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैच्योर कैसे? विकास के क्रम में प्रशासन को, समाज को, उत्पादन के क्षेत्रों को, और अब ब्रॉड लेवल पे विचारधारा बढ़ेंगी तो हम वैश्विक संबंधों की भी बात करेंगे। वैश्विक संबंधों को परिपक्व करेंगे। परिपक्व कैसे करेंगे? एक आधार देंगे, जिससे, वो आधार किस आधार पे होगा? प्रशासन के आधार पे, जिसके आधार पर ये सारे संबंध, सारे क्षेत्र परिपक्व होंगे और इन परिपक्वता के आधार पे देश के विकास को भी परिपक्वता मिलेगी, ठीक है। इसके बाद उच्च स्तर संचार। संचार जो होता है सबसे ज़्यादा आवश्यक तथ्य होता है। आवश्यक तथ्य इसलिए होता है क्योंकि वो अपने विचारों को विश्व स्तर पर विस्तार करने के लिए और दूसरों से अपने संबंधों को स्थापित करने के लिए, यानी विश्व में अपने संबंधों को भी स्थापित करने के लिए अति आवश्यक है। और ऐसी स्थिति में जब आपको विकास करना है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ना होगा, अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तृत करना होगा, और आप छोटे मोटे स्तर के जनसंचार से अपना विकास नहीं कर पाओगे। तो जनसंचार के स्तर को क्या करना है? बहुत ज़्यादा ऊंचा करना है। इसके बाद एकीकरण की बात करेंगे, यानी जनसंचार यूजी करना है हमें, है ना भाई, विश्व स्तर पर जुड़ने के लिए। और जब जुड़ेंगे तो क्या होगा? एकीकरण। तो एकीकरण का मतलब होता है जब कोई राष्ट्र अपने आप को क्षेत्र सीमा से बाहर विश्व स्तर पर लेके जाए, ठीक है, और बहुत सारे देशों से जुड़ के एकीकरण स्थापित करे, चाहे वो संगठन के रूप में हो, चाहे संबंधों के रूप में हो। जैसे आप देखोगे बहुत सारे देश जो मिलकर आपसी में संगठन बना लेते हैं। आज तो एक नया दौर चला है ना, अलग अलग संगठन बनते हैं, लेकिन उस समय संबंध जुड़ते थे। जैसे हमारे रूस से पहले से संबंध जुड़े आ रहे हैं, भले ही संगठन में नहीं थे, ठीक है, और आज कई सारे संगठन भी बन गए। तो ये एकीकरण की प्रगति चली, एकीकरण की विचारधारा चली, जिसके आधार पर विकास का आगे वृद्धि हुई विकास की, ठीक है। फिर औद्योगिकरण की बात करेंगे। अब औद्योगिकरण क्या है? ये हमने पिछले पॉइंट्स में समझ लिया था। औद्योगिकरण क्या था? जब उत्पादन का आधार उद्योगों को कर दिया जाए। ये एक नई विचारधारा थी जो ब्रिटेन से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे नई विश्व व्यवस्था में पूरे विश्व स्तर पर प्रचलित हो गई। इसमें क्या हुआ? हमने पुराने जितने विचार थे उत्पादन के लिए, ठीक है, पुरानी प्रक्रियाएं थी, पुरानी तकनीक थी, उसको हमने छोड़ के क्या करा? उद्योगों के सहारे हो गए, उद्योगों को आधार बनाया। और उद्योगों में किसका आधार बनाया? मशीनों को आधार बनाया। तो ऐसी स्थिति में विकास की गति और तेज होगी, क्योंकि मशीनों से जो उत्पादन की लागत है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम हो गई, और ऐसे में मजदूर भी कम रखने पड़ते थे, तो विकास के लिए और ज़्यादा आगे चले गए। तो ये हमारी पहली विचारधारा पूरी हुई विकास की, जिसमें क्या था? विकास का प्रतिमान का उदय, यानी कैसे विकास किया जाए, इसके लिए लोग सोचने लग गए अलग अलग पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है, अपनी दूसरी विचारधारा है तीसरी दुनिया में नए राष्ट्र की स्वतंत्रता। तीसरी दुनिया क्या है? आप तीसरी दुनिया 1945 के बाद की दुनिया को कहते हो, जिसमें हम शीत युद्ध की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक हुआ, सेकंड वाला 39 से 45 तक हुआ, और 45 से लेके 91 तक अपना शीत युद्ध हुआ, ठीक है। तो इस दौरान की बात करेंगे, इस दौरान क्या चल रहा था जिसकी वजह से विकास को लेके आगे बढ़े। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम पहले ही समझ गए, साम्राज्यवाद का अंत होने लगा, ठीक है। क्योंकि साम्राज्यवाद का अंत इसलिए हुआ, बड़े बड़े जितने भी देश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, सबकी स्थिति हो गई खराब। जैसे हमारा ही देख लो, हम किसके थे उपनिवेश? ब्रिटेन के, लेकिन धीरे धीरे हम भी आज़ाद हो गए। उसका मूल कारण भी, बहुत सारे कारण थे, लेकिन मूल कारण ये था उसकी खुद की स्थिति भी द्वितीय विश्व युद्ध में खराब हो गई थी, ठीक है। तो साम्राज्यवाद का अंत हुआ, स्वतंत्रता मिली राष्ट्रों को, और वो सभी विकास की गति में आगे बढ़ने लग गए। आगे चल के शक्ति संतुलन की बात हो जाएगी। तो ये शीत युद्ध से संबंध समझो। कैसे? शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है?
जैसे आपके पास कितनी भी सेना हो, कितने भी हथियार हो, लेकिन आपको सामने वाले से लड़ाई नहीं करनी, आपको शक्ति का संतुलन करना है। यानी आपको सामने वाली जो आपका विपक्ष है और उसके पास जो शक्ति है उससे संतुलित करनी है। संतुलित करने के कई सारे कारण हैं। एक, आप अपनी स्वयं की रक्षा कर सको। दूसरा, आक्रमण से बच सको उसके। अगर वो आक्रमण करता है तो आपके पास उतनी शक्ति है, आप उसका मुकाबला कर पाओगे। पहला पॉइंट ये है। लेकिन दूसरा पॉइंट, सबसे प्रमुख पॉइंट ये है कि आप पहले ही अपनी रक्षा के लिए उतनी सेना इकट्ठी करो, उतनी शक्ति इकट्ठी करो ताकि वो आप पे हमला ना करे। तो शक्ति संतुलन के क्रम में आगे बढ़ गए। फिर नौकरशाह की भूमिका। नौकरशाह आपने पिछले पॉइंट में समझा था। नौकरशाह यानी सरकारी कर्मचारी। अब देखोगे आप, सभी राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे हैं। जब स्वतंत्र होंगे तो काम कौन करेगा भाई? सरकार बनेगी। और सरकार के लिए काम कौन करेगा? उनका प्रशासनिक अधिकारी। तो प्रशासन का लेवल आगे बढ़ा, नौकरशाह की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और नौकरशाह चयनित होते हैं किस, आपने पिछले पॉइंट्स में देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा योग्य होते हैं तो चुने जाते हैं, कुशल होते हैं तो चुने जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम करते हैं। तो इससे भी विकास के लिए आगे बढ़े हम। और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, ये भी जानते हो आप, शिक्षा के स्तर में बदलाव आया, विचारधारा में बदलाव आया, वैश्वीकरण के रूप में आगे बढ़े हम, वेस्टर्न कल्चर आया, संस्कृति के रूप में आगे बढ़े। तो धीरे धीरे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो गए, सकारात्मक परिवर्तन हुए। जैसे समाज में आप क्या लिखोगे कि रूढ़िवादी विचारधारा वो पीछे हटी, महिलाओं की बुरी स्थिति वो धीरे धीरे ठीक हो गई। आर्थिक में क्या लिखोगे तो आपको नए रोजगार के अवसर मिले, आपके उत्पादन में वृद्धि के चांस मिले, और विश्व स्तर पर आप अपने उत्पादन को व्यापार के लिए ला सकते तो ये भी आपको मौका मिला। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तीसरा पॉइंट भी रह रहा है। तीसरा पॉइंट यानी जो फाइनल पॉइंट है, क्या है? तुलनात्मक लोक प्रशासन। किससे? अमेरिका से। अभी आपने शीत युद्ध समझा, लेकिन आप ये भी समझ लो शीत युद्ध में जो जीता 1991 में जिसकी जीत हुई वो था अमेरिका। ठीक है, यूएसएसआर की हार हो गई थी। तो इस स्थिति में विकास के लिए हम तीसरे स्तर पर जब जाते हैं तो यूएसए की तुलनात्मक लोक प्रशासनिक का उदय देखते हैं। यानी यूएसए की वजह से तुलनात्मक लोक प्रशासन आया। जैसे कि आपको विकास करना है तो आप अपने लेवल पे कितना ही विकास कर लो, आप जब तक उसकी तुलना नहीं करोगे अपने विपक्षी देश से या ऐसे देश से जो आपसे ज़्यादा विकसित है या जो उस लेवल में या उस लाइन में बहुत आगे जा चुका है, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि आपका विकास का स्तर क्या है। तो उसने पॉइंट्स बनाए, क्या? विकासशील समाज पर शोध किया, जैसे कि एशिया के देशों पर शोध किया, लैटिन अमेरिका के देशों पर शोध किया। क्या शोध किया कि उनकी क्या कमियां हैं, उसकी आलोचनाएं निकाली। ठीक है, और जब कमियां आलोचनाएं निकाली तो इस बिहाफ पे फिर उसमें सुधार किया, और जब सुधार होगा तो फिर विकास के लिए वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए विकासशील देशों के समाज पर शोध करना जरूरी था ताकि उनकी कमियां निकले। ठीक है, ताकि उन कमियों में सुधार किया जा सके। और अगला पॉइंट है वैज्ञानिक व आलोचनात्मक अनुसंधान। यानी कि आलोचना करनी होगी, आपको कमियां तो निकालनी ही पड़ेंगी ना, क्योंकि उस समय का समाज इतना विकसित था नहीं और आपको विकास की ओर लेके जाना है तो आपको पिछड़े समाज की आलोचना निकालनी पड़ेगी। जो पिछड़ा समाज है अपना, पिछड़ा समाज, उसकी क्या निकालनी पड़ेगी? आलोचना निकालनी पड़ेगी, कमियां निकालनी पड़ेगी। तब जाके उसमें क्या करेंगे हम? सुधार करेंगे, और सुधार करके फिर उसका विकास करेंगे। तो आलोचनाएं बहुत जरूरी है। आलोचनाएं किस आधार पर होनी चाहिए? वैज्ञानिक होनी चाहिए, यानी तकनीकी आधार पे, आधुनिक विचारधारा के आधार पे। और इसका प्रमुख आधार होना चाहिए शिक्षा, यानी कि शैक्षिक आधार पे आलोचनाएं करें। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से हमें कोई पसंद नहीं है तो हमने उसकी आलोचना कर दी, नहीं, वैज्ञानिक आधार पर आलोचना करनी चाहिए जो विकास में रोड़ा हो, जो विकास में रुकावट हो, और आपने उसकी आलोचना करी तो फिर उसमें सुधार हो जाएगा, फिर उसका विकास हो जाएगा। तो ऐसे करके विकास का भी जो इस विचारधारा है उसका विकास हुआ था। ठीक है, तो अब सारे पॉइंट्स को हमने देख लिया पहले क्वेश्चन के, विकास प्रशासन की उत्पत्ति और इसका विकास। तो ऐसे करके उत्पत्ति हुई जो अपना पहला पॉइंट था शुरुआत में, और इसलिए सारे पॉइंट देखे हमने तीनों चरण, पहले चरण में कैसे इसका विकास हुआ, और दूसरे चरण में फिर विकास हुआ, और तीसरे चरण में भी। ठीक है, इसके बाद अपना इकाई 4 है, यूनिट 4, जिसमें अपना एक ही क्वेश्चन है, सार्वजनिक नीति और इसकी विशेषता और लक्षण। ठीक है, और एक पॉइंट इससे ये बनता है जो अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, सार्वजनिक नीति के चरण बताओ या फिर नीति चक्र बताओ। सार्वजनिक नीति के बारे में परिचय समझते हैं। तो सार्वजनिक नीति को हम लोक नीति भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक मतलब समाज और लोक मतलब भी लोग जो समाज का हिस्सा है। लोक नीति भी कह सकते हैं कि पेपर में लोक नीति आ जाए तो आप कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, सार्वजनिक नीति या लोक नीति, इसके बारे में समझते हैं क्या होती है। तो जनता के लिए होती है, पूरे समूह के लिए होती है। ठीक है, उसके हित में होती है, और ये विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देती है, जैसे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। और धीरे धीरे देखोगे तो आप ये प्रासंगिक होती जा रही है। प्रासंगिक मतलब एक तरह से कह सकते हो कि इसकी डिमांड यानी मांग बढ़ती जा रही है।
और ये यूज़फुल है, अच्छा है, इसका जो मतलब परिणाम निकल रहा है, इसका परिणाम बहुत ज़्यादा लाभदायक है। सार्वजनिक नीति का लाभदायक तो होगा ही ना भाई, इसका नाम ही क्या है, सार्वजनिक नीति। ऐसी नीति जो सार्वजनिक सबके लिए हो, और कोई भी नीति जो सबके लिए होगी और तो सबका सामंजस्य देखेंगे, सब में तालमेल देखेंगे, तो सभी का लाभ बराबर होगा। अब इसके बारे में अलग अलग विचारक हैं जो आपको कोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे हेराल्ड कोंटज का मानना है कार्य के क्रम के रूप में, यानी जो सार्वजनिक नीति होती है वो कार्य के क्रम के रूप में होती है। यानी कोई भी कार्य है, यानी कोई भी पॉलिसी है मान लो, तो उसका एक क्रम होता है। क्रम किस चीज़ का, उसको करने का या फिर उसको लागू करने का। मान लो आप जैसे नीति के बारे में समझ लो तो लागू करने के बारे में समझ लो। और स्पष्ट लक्षणोत्मक मार्ग, ऐसी चीज़ें हो जो उसके लक्षण है स्पष्ट हो, जो भी लक्षण है उसके लिए मार्ग तय हो कि आपको क्या विकास करना है उस लक्षण के तहत। जैसे कि नीति बनी है, जिस लक्षण के लिए बनी है, जिसके मांग के लिए बनी है, उस मार्ग पर चले, तो वो होती है सार्वजनिक नीति। इसके बाद बात करें रिचर्ड रोज का मानना है गतिविधि का पैटर्न, यानी आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी गतिविधि करनी है, क्रिया करनी है, नियम बनाना है, ठीक है, लोगों को अपने नियंत्रण में रखना है, तो किसी भी चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीति बनानी पड़ेगी, जिसे आप लोक नीति या सार्वजनिक नीति कह सकते हो। तो किसी भी गतिविधि के लिए आपको लोक नीति की जरूरत पड़ेगी, तो गतिविधि का एक पैटर्न होता है लोक नीति। इसके बाद करें रॉबर्ट आइंस्टाइन की बात, तो रॉबर्ट आइंस्टाइन का मानना है सरकारी इकाइयों का अपने पर्यावरण से संबंध, यानी सरकारी जो इकाइयाँ होती हैं आपकी लोक नीति वही तो बनाती हैं। आप खुद थोड़ी लोक नीति बना लोगे, जैसे किसी को बनानी है, मेरे उस जैसे ऐसे सबको सजेशन आते हैं, मेरे को भी लगता है कि एक ही पॉलिसी हो जानी चाहिए, लेकिन हम बना नहीं सकते। कौन बनाता है, सरकारी इकाइयाँ, जो सरकारी संस्थाएं होती हैं वही बनाती है, जो संवैधानिक संस्थाएं होती है वही बनाती हैं। तो इसमें लिखा है अपने पर्यावरण से संबंध, यानी वो खुद बनाती हैं जिनका उनसे संबंध होता है और वही बना सकती हैं। अगली बात करें हम इसके लक्षण की, तो ये लक्ष्योन्मुखी होती है, यानी कि उद्देश्य पूर्ण होती है। इसका कुछ उद्देश्य होता है जिसके लिए ये बनाई जाती है, और उद्देश्य कैसा होता है, सामाजिक विकास के लिए। ये लगभग सारी बातें एक तरफ जाएंगी आपके समाज के बारे में, क्योंकि ये पहले बता चुका है सामाजिक नीति, लोक नीति, सार्वजनिक नीति। तो सामाजिक विकास के लिए उसकी मांगों को ध्यान में रखते हुए और उसकी आवश्यकता के संदर्भ में, यानी जो भी उसकी आवश्यकता है उस तरफ लक्ष्य हो उसका। और आर्थिक मांग, यानी जनता की कुछ मांगे होती हैं अपने आर्थिक विकास के लिए, तो वो नीति ऐसी होनी चाहिए, उसके लक्षण ऐसे होते हैं सार्वजनिक नीति के, जो कि जनता की मांग जो होती है आर्थिक विकास के लिए उसके संदर्भ में होती है। फिर अगला पॉइंट क्या बता रहा है इसके लक्षण का, ना सिर्फ निर्णय अपितु कार्यवाही का तरीका, यानी कोई भी जब नीति बनती है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि निर्णय ले लिया गया और आपको आदेश दे दिया गया, अब बन जाएगी पॉलिसी और लागू हो गई, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा डिजाइन तय करना पड़ेगा कि किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, क्रियान्वयन होगा, उसका डिजाइन पूरा पैटर्न तय करना पड़ेगा, उसमें जो समस्याएं आएंगी उसको बताना पड़ेगा, ठीक है, उसके विशेष क्षेत्रों को बताना पड़ेगा, किन क्षेत्रों में लागू हो या किस क्षेत्र में समस्या आ सकती है, उसका समाधान कैसे होगा उसको बताना पड़ेगा, तब जाके सार्वजनिक नीति बनती है और उसको लागू किया जाता है। अगली विशेषता इसकी यह है, अगला लक्षण, की अत्यधिक गतिशील होती है। ये गतिशील क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है कई सारे क्षेत्रों में काम करती है, कई सारे क्षेत्रों के लिए बनाई जाती है, कई वर्गों के लिए बनाई जाती है। दूसरी चीज़ सरकार के आधार पर होती है, सरकार के आधार पर, और सरकार खुद गतिशील है हमारी, आपको पता होना चाहिए सरकार भी गतिशील है। कैसे, कभी भी परिवर्तन हो जाता है सरकार में भी, इसके अलावा आवश्यकता में भी। अभी समाज की अलग आवश्यकता है, समय के साथ साथ आवश्यकता बदल गई समाज में, तो सार्वजनिक नीति भी पूरे तरीके से बदल जाती है। इसके बाद सार्वजनिक नीति का जो हिस्सा है वो जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया क्यों है, आपको देखना है प्रत्येक की मांग अलग अलग होती है, लेकिन आप सबकी मांग पूरी नहीं कर सकते, सबकी पूरी नहीं कर सकते। अगर सबकी मांग पूरी करें तो आपको पता है समाज में कैसे कैसे लोग क्या क्या मांग करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो असंवैधानिक भी हो सकता है। तो असंवैधानिक मांगों को पूरी नहीं करेंगे। सार्वजनिक नीति होगी जो राष्ट्र को ध्यान में रख के बनाई जाएगी, और राष्ट्र मतलब जनता, और राष्ट्र को कैसे ध्यान में उनके रख के जाएगी, जो वैधानिक होगी, वैधानिक यानी संविधान के संदर्भ में होगी। इसके अलावा जो हमारे देश को संप्रभुत्व गणतंत्र बनाए रखने के संदर्भ में होगी, यानी भारत की बात करें तो गणतंत्रता अगर भारत है तो उसके पक्ष में रहनी चाहिए, उसके विपक्ष में नहीं हो जानी चाहिए कि जनता मांग कर रही है कुछ और उससे हमारे भारतीय संविधान को ही नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए एक जटिल प्रक्रिया है कि सार्वजनिक जो पॉलिसी है, सार्वजनिक नीति है, वो किस तरीके से बनाई जाए। अगला पॉइंट है विभिन्न घटक। आप जब कोई भी नीति बनाते हो तो वो किसी एक विशेष क्षेत्र या विशेष मुद्दे के लिए नहीं बनाते, एक विशेष मुद्दा
या मांग के आधार पर नहीं बनाते, या फिर विशेष मांग या मुद्दे के आधार पर फिर भी बना दो। आप ऐसा नहीं बना सकते जिसका प्रभाव सिर्फ एक क्षेत्र पर पड़े, ठीक है, और बहुत सीमित प्रभाव हो। आपको क्या देखना पड़ता है, इसके विभिन्न घटक हो, चाहे वो परिणाम के हो चाहे उससे प्रेरणा के हो, कि आपने जो नीति बनाई उससे विभिन्न घटक, अलग अलग समाज के घटक हैं, उनको प्रेरणा मिले और फिर उससे विकास हो, क्योंकि सार्वजनिक नीति का लक्ष्य ही विकास होता है। फिर हितधारकों के बीच समन्वय। आप ये देखोगे कि जब नीति को लागू किया जाएगा तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा, भले वो सकारात्मक बढ़े, क्योंकि हित की बात होगी तो सकारात्मक मान के चलते हैं। अब जब सकारात्मक बढ़ेगा तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वर्ग हैं, ठीक है, जाति है, अब उनमें समन्वय हो। ऐसा ना हो कि इसकी मांग अलग हो जाए और इसकी मांग अलग हो जाए और विरोध शुरू हो जाए। क्या हो, विरोध। तो ये विरोध की मनाही होती है यहाँ पे सार्वजनिक नीति में, क्योंकि विरोध आ गया तो सार्वजनिक कैसा, ऐसा मानेंगे किसी एक के पक्ष में एक के पक्ष में नहीं है, तो उसमें किसी तरीके से अंतर विभेद नहीं होना चाहिए, भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। बस उनमें क्या होनी चाहिए, समन्वय स्थापित करना चाहिए, जिससे उनमें और समन्वय का जो भावना है वो और ज़्यादा विकसित हो। इसके बाद बात करेंगे दिशा निर्देश पर आधारित। इसका ये बहुत बड़ा लक्षण होता है, दिशा निर्देश पर आधारित। जो नीति निर्माण होता है वो अगर कोई एक विशेष संस्था कर रही है, मान लेते हैं एक संस्था निर्माण कर रही है, तो उसको भी ऊपरी संस्था से या कार्यपालिका से, विधायिका से, सरकार के तीनों अंगों की बात करेंगे हम, जैसे न्यायपालिका से, इनमें से किसी से विशेष निर्देश मिले होंगे, ठीक है, और उस निर्देश के आधार पर ही वो क्रिया का निर्माण करेगी, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। और ये किस आधार पर भाई निर्देश देंगे उन्हें, तो वो जनता की मांगों के आधार पर देते हैं। इसके बाद भविष्य की ओर निर्धारित। ये बहुत आसान बात है, जो नीति बनेगी वो जनता के हित में होगी, लेकिन ना सिर्फ वर्तमान, क्योंकि वर्तमान तो निकल जाएगा ना, उसकी मांग तो खत्म हो जाएगी अभी, वो भविष्य के लिए भी बहुत लाभदायक होनी चाहिए और भविष्य के लिए क्रियान्वयन होनी चाहिए, कि भविष्य में भी उसको लागू किया जा सके। तो ये हमारे लक्षण हो गए इसके, ठीक है। तो आपने समझ लिया सार्वजनिक नीति या लोक नीति क्या होती है, इसके बारे में विचारक समझ लिए, फिर आपने देख लिया इसके प्रमुख लक्षण। और अगला पॉइंट जो पेपर में कई बार आ रखा है, यह है नीति चक्र या फिर कह लो चरण, यानी कि कैसे लोक नीति या सार्वजनिक नीति का निर्माण होता है, शुरुआत कैसे होती है और लास्ट में जाके उसकी पॉलिसी का इम्प्लीमेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले एजेंडा सेटिंग। जब भी कोई सरकार नीति बनाएगी तो सबसे पहले पता होना चाहिए ना उसका एजेंडा क्या है, नहीं उद्देश्य क्या है। उद्देश्य किस आधार पर तय होगा, उसकी मांग के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर, ठीक है, और वो तय करना पड़ेगा। एजेंडा किस रूप में तय कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें हम कि हम किसके लिए बना रहे हैं, जैसे महिलाओं के लिए नीति बना रहे हैं तो एक एजेंडा ये हो सकता है हम निम्न वर्ग के लिए बना रहे हैं, एक एजेंडा ये हो सकता है हम छात्रों के लिए बना रहे हैं, एक एजेंडा ये हो सकता है, भारत में तो बहुत सारी पॉलिसीज बनती है ना, तो अब वो किस क्षेत्र के लिए है, हमारा एजेंडा क्या है ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके नीति बनेगी। अब जब एजेंडा तय हो गया तो फिर नीति निर्माण करेंगे। अब वो जिसके भी पक्ष में होगी उसके पक्ष में नीति निर्माण करेंगे, उस पक्ष की मांग क्या है उसके निर्माण करेंगे, उस पक्ष की आवश्यकता क्या है उस संदर्भ में नीति निर्माण करेंगे, और फिर उससे उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा उसके पक्ष में नीति निर्माण करेंगे। अगला पॉइंट होगा हमारा नीति की वैधता। अब नीति का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन वैधता चेक करनी पड़ेगी भाई। ऐसे नहीं कि हमने बना लिया, अपने को अच्छा लगा तो हो गया, संवैधानिकता होनी चाहिए उसमें, ठीक है, जनहित होना चाहिए, कि हमने बना दी उसमें हमारे परिवार का हित दिख रहा है खाली, तो जनहित होना चाहिए, वो सार्वजनिक रूप से लागू होने लायक होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए, वो सभी वर्गों तक पहुँच पाए, ऐसी नीति होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कुछ ही वर्गों तक पहुँच पाए। फिर नीति का क्रियान्वयन, यानी कि उसको लागू किया जाएगा। तो लागू करने के लिए जो कार्यपालिका है, आपको पता होना चाहिए सरकार का कार्यपालिका जो अंग है वो लागू करता है, उसके जो अधिकारी हैं, ठीक है, उसके जो भी अंग के रूप में काम कर रहे हैं, उसके जो भी कर्मचारी हैं, उनकी भूमिका होनी चाहिए। और वो भूमिका कैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, लेकिन वो कुशल रूप से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पॉलिसी बन जाए लेकिन उसका इम्प्लीमेशन ही ना हो पाए। और लास्ट में हम देखेंगे नीति मूल्यांकन। अब नीति लागू हो गई हमारी, हम मूल्यांकन देखेंगे कि जो उसका उद्देश्य था, ठीक है, हमने किसी उद्देश्य से बनाया था ना, उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, या हो रही है। हो रही है तो भाई हमें क्या पता चलेगा, लाभ हुआ और हम क्या हो गए, सफल, यानी वो नीति सार्वजनिक नीति हुई, क्योंकि वो सार्वजनिक मतलब लेवल पे लाभ हो पा रहा है। लेकिन अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, वो पूरे तरीके से लागू नहीं हो पा रही, तो यहाँ पे असफलता का रोल दिखता है। और लास्ट पॉइंट अपना ये रखता है कि अब नीति लागू हो गई, हमने मूल्यांकन कर लिया, मान लो नीति सही चल रही है, तो उसका रख रखाव,
यानी कि हमें सख्त नियम बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे? ताकि उसका उल्लंघन ना हो। दूसरी चीज, हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे वो लागू रहे, लोगों तक पहुंच हो सके, उसकी पता चले, नीति बने और पहुंच ना हो पाए। गांव देहात में तो आप देखोगे सरकार, अभी कभी करंट अफेयर पढ़ो आप लोग, सरकार इतनी सारी नीतियां बनाती है अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो अलग अलग राज्य में ले लो, लेकिन लोगों को नीतियों के बारे में पता ही नहीं होता। और जो बड़े लेवल पे लोग हैं जिनके पास पैसा आ रहा है वो पैसा वहीं से गायब हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों की वहाँ पे पहुँच हो पाए, लोगों की मदद हो पाए, ठीक है, उसका रख रखाव अच्छे से हो और उसमें धांधली ना हो, किसी प्रकार की भ्रष्टाचार ना हो किसी प्रकार का, तभी तो भाई वो सार्वजनिक नीति हुई, वरना तो एक नीति हो गई ना, किसी एक के पास लाभ हो गया। और उत्तराधिकारी और समाप्ति, यानी उसकी उत्तराधिकारी यानी जिम्मेदारी किसको दी है। जैसे अभी मैं गांव की बात बता रहा हूँ तो गांव में किसको देते हैं? मुखिया को दे देते हैं। शहरों में किसको दे देंगे? डीएम वगैरह को दे देंगे। तो वो उत्तराधिकारी किसकी है उस नीति की, और लास्ट में समाप्ति, यानी कि कब उसको समाप्त करना है, उसकी आवश्यकता कब खत्म हो जाएगी, ठीक है। और अब इस वीडियो की आवश्यकता भी आपको खत्म, पूरा देख के नोट्स बना लीजिए और इसके बाद आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ अगले सब्जेक्ट के लिए। जब तक के लिए नमस्कार।